नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको हर क्लास की लगभग पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और आप उससे अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और साथ ही साथ देखिए, करंट अफेयर की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे प्रश्न करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कोई भी सिंगल सेशन जो है वो छूटे ना, रेगुलर क्लास को फॉलो करिए। आपकी क्लास मॉर्निंग में 7 बजे डेली चलती है, ठीक है, संडे को छोड़ के। तो रेगुलर क्लास करिए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न जो कि स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, और आपको पता है विश्व कप 2023 की शुरुआत हो चुकी है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि आईसीसी ने किस दिग्गज क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो किसे किया गया है दोस्तों आईसीसी के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में, किस चीज के लिए? पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए। तो देखिए, जो किसे कहा जाता है क्रिकेट का जादूगर दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दोस्तों जो भारत के दिग्गज क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, इन्हें जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। बात करें दोस्तों, जो सचिन तेंदुलकर है वो, जैसा कि आपको पता है, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, ठीक है, उद्घाटन करने की घोषणा करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी एम्बेसडर बनाया गया आईसीसी के द्वारा। तो आईसीसी ने देखा जाए विवियन रिचर्ड्स, ठीक है, एवी डिविलियर्स, यहाँ पे देखें तो आयन मार्गन, एरोन फिंच, मुथैया मुरलीधरन, राज टेलर, सुरेश रैना, मिताली राज और मोहम्मद हफीज को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। पहले इन लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट, ठीक है, वर्ल्ड कप से संबंधित ये न्यूज था। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको पता है, चीन के हांगझो में, ठीक है, एशियाई खेल विश्व कप जो है, एशियाई खेलों का जो है टूर्नामेंट चल रहा है 2022 का, ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें जैसा कि आपको पता है कि भाला फेंक में, जो पुरुष भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे भारत की जो, ठीक है, अन्नू रानी है, उन्होंने भी जो है एक इतिहास रचा, ठीक है, एशियन गेम में। और इसी के साथ साथ उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और गोल्ड मेडल जीतने वाली यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, ये पहली भारतीय महिला जो है एथलीट बन गई, किसमें दोस्तों? जेवलिन थ्रो में, ठीक है। कौन है? अनु रानी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसा कि यहाँ पे एशियन गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हो गई जेवलिन थ्रो में। इसी के साथ साथ जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 में, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा किस देश में आयोजित किया गया था, उसमें भी ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और 2020 का ओलंपिक, जैसा कि आपको पता है 2020 में कोविड के कारण ओलंपिक नहीं हो सका था, तो 2021 में इसका आयोजन किया गया था जापान के टोक्यो में। तो वहां पे भी ये पहली बार जो है किसी भारतीय महिला ने जो है क्वालिफाई कर किया था, और वो कौन थी दोस्तों? अनु रानी थी। तो अनु रानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इनके बारे में और बात करें तो यहाँ पे जो कि अनु रानी ने, जैसा कि हांगझाओ में एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है, इसमें इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। और इन्होंने कितने मतलब मीटर का इन्होंने जेवलिन थ्रो किया? तो 62.92 मीटर का दूर पर इन्होंने जेवलिन थ्रो कर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ रजत पदक किसने जीता है दोस्तों महिला वर्ग में? तो श्रीलंका की नदिशा दिल्हान है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम बात करें एशिया खेलों में, इनका यह दूसरा पदक है। इसके पहले भी अनु रानी ने जो है पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीता था। अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास
इतिहास रच दिया है। तो जैसा कि आपको पता है भाला फेंक में जो है पुरुष में भी नीरज चोपड़ा ने एक तरीके से इतिहास रखा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल किसने जीता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैंने कल बताया था गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, सिल्वर मेडल किसने जीता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसी के साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, देखिए ये पिछले वर्ष इस चीज के इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी पिछले वर्ष। तो अब जो है हर साल जो है ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब से दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को जब हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उसी दिन हम जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, डॉल्फिन जो मछली है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हर साल देखा जाए तो 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें दोस्तों तो यह दिवस जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, जैसा कि आपको पता है डॉल्फिन को, ठीक है, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और इसी के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन की बात करें दोस्तों तो देखिए ये कहाँ और किन नदियों में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें से देखा जाए भारत हो, नेपाल, भारत, बांग्लादेश में जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है और यहाँ पे कर्णफुली, सांगू नदी है, वहां पे जो है नदी प्रणालियां, वहां पे ये जो है डॉल्फिन निवास करती है। ठीक है, ये देखा जाए जैसा कि आपको पता है बिहार सरकार ने मांग किया था केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने 2010 में जो है गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो ये देखिए 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था बिहार सरकार की मांग पे। यहाँ पे कुछ अन्य भी तथ्य दिया है डॉल्फिन के बारे में, वो देख लीजिए। देखिए भारत में जो है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनकी सहायक नदियां, वहां पे जो है गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। अगर हम इसके IUCN के रेड लिस्ट में बात करें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में जो इसका स्टेटस क्या है, तो ये विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। दुनिया भर में जो डॉल्फिन की करीब 36 प्रजातियां पाई जाती हैं और आपको भी मैंने बात किया कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ही मौजूद है। और गंगा में जो है, भारत में जो गंगा डॉल्फिन है उसकी संख्या सर्वाधिक है, लगभग 80% है। अगर हम बात करें गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है दोस्तों, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे किस में रखा गया, क्या घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को जो है एक संरक्षित जल जीव जो है वो घोषित किया गया है। किसके तहत, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। इसी के साथ दोस्तों 18 मई 2010 की बात है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार की मांग पे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने जो है क्या किया, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया। और इतना ही नहीं दोस्तों 2022 में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है दिवस मनाए जाने की भी वर्तमान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एशिया का पहला जो है डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खोला जाने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार के पटना में। तो बिहार के पटना में जो है एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। और इतना ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी तैयारी चल रही है। तो पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर मेरठ में और एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहां पे दोस्तों, बिहार के पटना में। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी दिवस बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम सप्ताह की बात करेंगे कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक जो है हर साल 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ मानव स्थिति में बेहतरी की दिशा में जिस तरीके से विज्ञान ने अपना योगदान दिया है, तो उसके योगदान को मान्यता देने के लिए एक जश्न के रूप में जो है हर साल 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। तो ये जो वीक चल रहा है दोस्तों, ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड स्पेस वीक की बात करें तो इसे घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब किया गया था, 6 दिसंबर 1999 को किया गया था। और साथ ही साथ बात करें इस वर्ष की थीम क्या है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की, तो थीम देखिए, विषय क्या है, अंतरिक्ष और उद्यमिता। ठीक है, और अगर हम बात करें यह विषय देखिए किसको रेखांकित करता है, तो वाणिज्य अंतरिक्ष उद्योग के जो बढ़ते परिदृश्य और इसके बढ़ते प्रभाव को ये जो थीम है, ये जो विषय है, ये रेखांकित करता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कैंसर, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के जो कैंसर अवेयरनेस के लिए यानी कि एक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक, ठीक है, ये क्या मनाया, यहाँ पे देखा जाए तो मंथ मनाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो ये पूरा महीना ही मनाया जाता है 1 से लेकर के 31 अक्टूबर। तो ये अक्टूबर मंथ जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है,
तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में जितने देखें महिलाओं को बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि बहुत कॉमन कैंसर है, बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। तो इससे देखा जाए, हर साल देखा जाए लाखों जो है महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के शिकार होती हैं। तो जिस कारण से महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस मंथ को मनाया जाता है। कैंसर के प्रति लोगों को यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो मंथ की, इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देखिए क्या देखा। अक्टूबर मंथ किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ से संबंधित है। 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक कौन सा वीक मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। इतना ही नहीं, 5 अक्टूबर को हमने अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया, ठीक है। तो ये एक साथ यहाँ पे रिवीजन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस देश के लेखक जॉर्ज फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो जैसा कि आपको पता है, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की जा चुकी है और हम लोगों ने अभी तक देखिए फिजिक्स का देख लिया, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लिया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में देख लिया किसे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बात कर रहे हैं आज साहित्य के क्षेत्र में किस लेखक है, वो है जॉन फॉसे को। पूछा जा रहा है कि ये किस देश से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे से ये संबंधित है। तो इस वर्ष जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा दोस्तों? तो नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फॉसे को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा। ये देखा जाए इनके प्रति, अगर ये जो लेखक हैं जॉन फॉसे, ये दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नाटककारों में से एक हैं और उन्होंने गद्य विद्या में भी एक अच्छी खासी पहचान बनाई है। यहाँ पे फॉसे की जो रचना का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? मानवीय स्थितियां। तो मानवीय स्थितियों को लेकर के अपने लेख लिखते हैं, जिस कारण से इनके जो है काफी लोकप्रिय इनके एक तरीके से लेख हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। इसी के साथ साथ देखिए हम लोग सारे नोबेल पुरस्कार को एक साथ लिख लीजिएगा दोस्तों, इस साल का भी और पिछले वर्ष का भी। पिछले वर्ष की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। तो दोनों साल का, कभी कभी पिछला वर्ष का भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो समझौता किया गया है किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की जो सहायक कंपनी है एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड, और जो संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी जिसका नाम है अल इतिहाद पेमेंट्स, इनके बीच में जो है ये ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य जो है वो भारत के रुपे कार्ड नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना को लागू करना है। यहाँ पे अबू धाबी ने इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायज अल नहान जो है वो उपस्थित थे जब ये समझौता हो रहा था। समझौते के अंतर्गत एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय भुगतान पेमेंट लिमिटेड और अल एहतियात पेमेंट्स संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय कार्ड योजना को बनाने, लागू करने, संचालित करने में सहयोग करेंगे। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा वित्तीय समावेशन और साथ ही साथ दोस्तों किससे संबंधित? डिजिटल भुगतान को जो है बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में, ठीक है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं एक और समझौता जो कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों, साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना। तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है दोनों देशों ने, ठीक है। महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है भारत और अर्जेंटीना के बीच में। इस सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का उद्देश्य की बात करें तो चूंकि नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा में योगदान के संबंध में दोनों देश के जो पेशेवर और श्रमिक हैं उनके जो है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो एक तरीके से जो पेशेवर लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है
भारत और अर्जेंटीना के बीच में। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में बात करें तो भारत में नियोजित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था लाभ, उत्तरजीवी पेंशन, अस्थायी और कुल विकलांगता पेंशन से संबंधित क्षेत्रों को कवर करता है। यह समझौता यह सुनिश्चित करता है कि अलग किए गए कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य जो अस्थायी रूप से दूसरे देश में काम करते हैं, उन्हें बिना कटौती, संशोधन, निलंबन, दमन या प्रतिधारण के स्थानीय कानून के तहत अंशदायी लाभों के अपने अधिकारों को बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है किसके किसके बीच? अर्जेंटीना। चूंकि बात करें अर्जेंटीना, तो ये देखिए आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप खुला हुआ है। देखिए इस वर्ष जो पिछले वर्ष का जो पीसेस हुआ था, पिछले वर्ष क्या, तो उसमें पूछा था बोल्विया के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबल आपसे अर्जेंटीना भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है दक्षिण अमेरिका का देश जो है वो स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के सारे देश जो है समुद्री सीमा उनकी है, लेकिन मात्र 2 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई समुद्रिक सीमा नहीं। एक तो बोल्विया है और बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है पराग्वे है। तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना देखने को मिल सकता है। ये अर्जेंटीना जिसके बीच में ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है भारत के साथ। अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ब्रूनेस एयर है। ये देखा जाए तो उरुग्वे से, ब्राजील से, पराग्वे से, बोल्विया से और चिली से अपनी सीमा को साझा करता है। और आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो अर्जेंटीना से होते हुए गुजरती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैगलन स्ट्रेट भी देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे साउथ अटलांटिक सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैगलन स्ट्रेट। और यहाँ पे देखिए फाल्कन आइलैंड से भी स्टेट क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ अटलांटिक ओशन में जो फाल्कन आइलैंड है ये किसके नियंत्रण में है? तो यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक जो है शीत मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम मुझे आप बताएंगे। तो कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। कौन सा डेजर्ट पाया जाता है इसका नाम आप बताएंगे। इसी के साथ साथ एक और भी प्रश्न आया था, विश्व का सबसे ऊंचा जो है नौका मान्य झील कौन सी है? तो ये टीटीकाका, लेक टीटीकाका है। ठीक है, जो कि बोल्विया और पेरू के ठीक है सीमा पर स्थित है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अर्जेंटीना से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रही ठीक है लोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनक झील किस राज्य में स्थित है? हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में रही? जैसा कि दोस्तों आपको पता है सिक्किम में इस समय बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो इसी लोनक झील में जो है अचानक से बांध टूटने के कारण ये बाढ़ आई, तो ये सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए एक कुछ अंतरराष्ट्रीय टीम थी दोस्तों, उसने कुछ अध्ययन किया था आज से 2 साल पहले, और 2 साल पहले उन्होंने वार्निंग दिया था कि भाई ये जो सिक्किम की जो ग्लेशियर झील है, ठीक है, दक्षिणी लोनक, ये ग्लेशियर झील है दोस्तों। बर्फ, चूंकि बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये भविष्य में फट भी सकती है ये झील। तो इसके वजह से चूंकि ग्लेशियर झील है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण से बहुत 2 साल पहले ही वार्निंग दी गई थी कुछ अंतरराष्ट्रीय टीम के द्वारा कि हो सकता है भविष्य में ये झील फट सकती है। इसका जो है एक तरीके से इसमें से पानी बाहर निकल सकता है झील से, और ये काफी नुकसान का कारण बन सकती है। और सच में यही बात हुई है। बात है दोस्तों 3 से 4 अक्टूबर की रात की बात है। झील में जो विस्फोट से जो तिस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। ठीक है, और इस बाढ़ के कारण जो है बहुत सारा नुकसान हुआ सिक्किम में। हादसा काफी बड़ा हुआ, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई और 22 सैन्य कर्मियों के साथ लगभग जो है 102 लोग जो है वो लापता है। तो जिस कारण से ये झील जो है चर्चा में आ गई। इस भाग से यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये बाढ़ आया दोस्तों, तो यहाँ पे एक बांध था, ठीक है, चुंगथांग बांध। ठीक है, तो ये डैम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। उत्तर प्रदेश का डैम पूछा गया था आपसे, आपको पता है। यूपी का डैम था एक, उसमें अपवाद स्वरूप बिहार का डैम था। तो ये सब डैम देखिए, ध्यान रखिए आप लोग, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। तो यहाँ पे चुंगथांग जो बांध है दोस्तों वो टूट गया, और इसे सिक्किम की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इसी पर बनाई जा रही थी। ठीक है, इस पे जो बनी थी, सिक्किम की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो चुंगथांग डैम पर बनी थी, और ये डैम भी टूट गया। ठीक है, तो बहुत भारी नुकसान हुआ इससे, जिस कारण से ये देखा जाए ये झील, ये डैम चर्चा में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ग्लेशियर झील, ठीक है, यहाँ पे लोनक, और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि चुंगथांग बांध जो कि सिक्किम की सबसे बड़ा बांध है, ये चर्चा में आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछने वाला, लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का जो 46वां ठीक है संस्करण आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर इज डी है। तो पर्यटन मंत्रालय जो है वो नई दिल्ली में पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 समारोह आयोजित किया। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का ये 46वां संस्करण था, जो कि नई दिल्ली के दोस्तों प्रगति मैदान में स्थित जो है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। वहां पे जो है पेटा ट्रेवल मार्ट का जो है यहाँ पे 46वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 2 दिनों तक आयोजित किया गया, चूंकि ये कल इसका समापन हो गया है। 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। और ये यहाँ पे देखा जाए दुनिया भर के जो पर्यटन पेशेवर हैं और जो व्यावसायिक हितधारक हैं वो एक साथ नजर आए यहाँ पे। साथ ही साथ बात करें, अगर हम बात करें पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है कि भैया पेटा क्या है। तो यहाँ पे जो इसकी स्थापना दोस्तों किया गया था 1951 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बैंकॉक है। थाईलैंड की कैपिटल जो बैंकॉक है उसी का ये हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का। और इसके बारे में अन्य बात करें तो ये प्रसिद्ध गैर लाभकारी एसोसिएशन है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की मिल्क नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है मिल्क नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खोजा गया दोस्तों नागालैंड की मिल्क नदी में। तो एक शोधकर्ताओं की टीम थी दोस्तों, उसने नागालैंड की जो मिल्क नदी है उस मिल्क नदी में एक अज्ञात मछली प्रजाति जिसका नाम है बादिश लीमाकुमी, ठीक है, बादिश लीमाकुमी की पहचान किया है। आप देख सकते हैं बादिश लीमाकुमी को, ठीक है। और ये किस नदी में? तो मिल्क नदी में है। और ये नदी कहाँ है? नागालैंड में। इस नई प्रजाति का जो नाम रखा गया दोस्तों, नागालैंड के फजल अली कॉलेज के एक प्राणी शास्त्र हैं प्रोफेसर, जिनका नाम है लीमाकू, उनके नाम पे रखा गया है। इस मछली की विशेषताओं के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम बादिश या फिर बाडिडे कहते हैं। तो ये जल की मछली है, ठीक है, ये मीठे जल की मछली। और ये अक्सर जो है देखेंगे आप तो धीमी या मध्यम गति से प्रभावित होने वाली जो जलधाराएं होती हैं, जो धीरे धीरे बहती स्लो मोशन में जो जलधाराएं होती नदियों की, उनमें ये पाई जाती हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है मछली, तो आपको देखने को मिल जाएगा भारत में तो ये मिली है, बांग्लादेश में साथ में साथ, नेपाल, पाकिस्तान में भी, थाईलैंड में और म्यांमार के जो विभिन्न क्षेत्र में, ठीक है, ये पाई जाती है। और इनका जो इस्तेमाल किया जाता है जनरली ये खाने पाक व्यंजन के रूप में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। बादिश प्रजाति की जो मछलियां हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रंग बदल लेती है। तो ये रंग बदलने की इनके अंदर क्षमता होती है, जिसके कारण से इन्हें जो है गिरगिट मछली के भी नाम से जाना जाता है। और चूंकि रंग बदलने में सक्षम है, इसीलिए अगर समय खतरे पे समय ये क्या करती है, जिस तरीके के परिवेश में होती है उसी परिवेश का अपना रंग बदल देती है और ये क्या होता है उससे घुल मिल जाती है, जिससे क्या होता है ये अपने आप को बचा सकती है। तो एक तरीके से गिरगिट मछली के रूप में जानी जाती है कौन दोस्तों? बादिश मछली। और इसकी एक नई प्रजाति मिली है दोस्तों, बादिश लीमाकुमी, ठीक है, यहाँ पे नागालैंड के मिल्क नदी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन? ये राजस्थान में। करेक्ट आंसर इज सी है। तो सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, शुरू हुआ है ये राजस्थान के जयपुर में, यानी कि जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर में। सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई है दोस्तों वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा जो है ये संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। इस सम्मेलन का देखा जाए उद्देश्य क्या है, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और क्षेत्रीय सम्मेलन में देखा जाए विषय क्या है, क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायतों का प्रभावी निवारण 2014 से 2023 विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक प्रशासन में नवाचारों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के सार्वजनिक समाधान में बदलाव, सुशासन, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस आदि में अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक ही मंच पर लाना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्षेत्रीय सम्मेलन का, सुशासन पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ वो राजस्थान के जयपुर में हुआ। इसी के साथ साथ देखिए अभी हाल ही में राजस्थान में जो है राजस्थान दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री जी, और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया।
तो जैसा कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राजस्थान का जोधपुर है दोस्तों, उस जिले में करीब 5,000 करोड़ रुपए की जो है विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत जो है पूरे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखी। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन देख लीजिए किनके किनके बीच चलेगी। तो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, रुड़ीचा एक्सप्रेस। और साथ ही साथ बात करें तो मारवाड़ जंक्शन खंबली घाट को जोड़ने वाली एक नई ट्रेन जो है, नई हेरिटेज ट्रेन ये शामिल थी, जिसका लोकार्पण किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हम लोगों ने कल की भी क्लास में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था, जो कि राज्य मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर इज डी है, तमिलनाडु में। तो दोस्तों 50वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला जो है ये 12 से लेकर के 14 अक्टूबर तक, ठीक है, तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है तिरुपुर, उसमें जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे दोस्तों, तो तमिलनाडु के तिरुपुर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, उसमें आयोजित किया जाएगा 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला। इस मेले का विषय क्या होगा, एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वेयर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, जो इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इसमें देखा जाए सोर्सिंग कंसल्टेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ बाइंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल्स, ब्रांड सोर्सिंग लीडर्स, NIFT एलुमनी के साथ जो है वो समझौता किया है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है ये आयोजन कहाँ किया जाएगा, 50वां जो अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला, ये तमिलनाडु के तिरुपुर में। और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मुनीश कपूर को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि देश का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, इसने मुनीश कपूर को जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में देखा जाए मुनीश कपूर जो है आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले देखा जाए तो ये जो है मुनीश कपूर ये मौद्रिक नीति विभाग के प्रभावी सलाहकार, मौद्रिक नीति समिति के ये सचिव थे। मुनीश कपूर जो है इसी के साथ साथ 2012 से 15 के दौरान IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड में जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के भी रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो RBI ने ध्यान रखिएगा, ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, मुनीश कपूर को किया है। इसी के साथ साथ एक और भी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों अमनीश राव को, देखा जाए अमनीश राव की जगह जो है अनिबार्न मुखर्जी को पेयू का जो है CEO नियुक्त किया गया है। वह देखा जाए तो प्रोसेस नेतृत्व टीम में शामिल होंगे। सीधे एरविन टू प्रोसेस और नेस्पर्स अंतरिम CEO को रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ पेयू की बात करें तो पेयू के समग्र व्यवसाय संचालन हेतु वो क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो ध्यान रखिएगा पेयू के जो है नए CEO नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, अनिबार्न मुखर्जी को किया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं दोस्तों, कौन बना है, अजय जडेजा जी बने हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर में। राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी, कौन सी राज्य सरकार, केरल राज्य सरकार। अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने वाला जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को, ठीक है, यानी कि जो पश्मीना शाल उसको GI टैग मिला है। पश्मीना शाल जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस है, पहले से आपको पता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।